नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं। तो हमने देखा था कि हॉर्मोन्स वो केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। तो तभी वो जो केमिकल से प्रोड्यूस करते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें किसी टारगेट सेल पे उस मॉलिक्यूल को या केमिकल को पहुंचाना है, तो बिना डक्ट्स के वो क्या करते हैं, वो स्ट्रेट अवे उसको ब्लड में पोर कर देते हैं और वो केमिकल हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करता है और टारगेट सेल पे जाके पहुंचता है जहां पे उसे एक्ट करना होता है। आज हम बात करेंगे वो जो हार्मोन है टारगेट सेल पे पहुंच गया, लेकिन अब वो उस पर एक्ट कैसे करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि जो हार्मोन्स होते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, उनको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट पॉलीपेप्टाइड्स, नेक्स्ट स्टेरॉइड्स एंड नेक्स्ट अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। ये तीन टाइप के हार्मोन्स हमको देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर। जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं बेसिकली दे आर प्रोटीनेशियस। तो यहाँ पर जो भी हार्मोन्स की हम बात करेंगे, हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे, हमको बहुत सारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ मिलता है कि कुछ हार्मोन्स बोलते हैं सिंपली प्रोटीन है, कुछ बोलते हैं सिंपली पेप्टाइड्स है। अब क्या इनमें कोई डिफरेंस है? पॉलीपेप्टाइड्स ऑब्वियसली पेप्टाइड चेन की बात कर रहे हैं, जो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। सब हम इसे केमिस्ट्री में देखेंगे आगे। अब जो प्रोटीन होता है, ऑब्वियसली अगर ये अमीनो एसिड से मिलकर बने तो प्रोटीन और पेप्टाइड्स में क्या डिफरेंस हुआ। हम पॉलीपेप्टाइड्स में बात करें कि दे कैन बी प्रोटीनेशियस और वी कैन सिंपली कॉल देम पेप्टाइड्स। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? प्रोटीन जो होते हैं, अगर किसी हार्मोन में अमीनो एसिड्स जो है वो अराउंड 200, किसी हार्मोन में 200 से ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, ए अमीनो एसिड्स हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोटीनेशियस इन नेचर। और अगर कोई हार्मोन है जिसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं दे आर लेस देन 100, सो वी कॉल देम पेप्टाइड्स इन नेचर। लाइक जो प्रोटीनेशियस है उसमें अपने पास एक ग्रोथ हार्मोन आ जाएगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। सिर्फ एक एग्जांपल है, एल्स हमें याद नहीं करना है। तो पॉलीपेप्टाइडल नेचर मतलब प्रोटीनेशियस नेचर के जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हमने देखे थे। क्या थे? एंटीरियर पिट्यूटरी के जो भी हार्मोन्स होंगे, जो भी हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के होंगे, ऑलमोस्ट वो सारे हार्मोन्स प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं वो सारे अगेन प्रोटीनेशियस नेचर के होंगे। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या हो थोड़ी देर में पता चलेगा हमको। अब कुछ हार्मोन्स होंगे जिनका नेचर कैसा होगा? स्टेरॉइड्स। अब जो भी हार्मोन स्टेरॉइड्स होंगे, सी स्टेरॉइड्स जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। यस, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो भी यहीं से आते हैं, वो भी एंड्रोजन्स ही होते हैं जिनको हम सिंथेसाइज करते हैं और उन्हें ही हम जो सिंथेटिक एंड्रोजन्स होते हैं, एंड्रोजन्स एक तो मेल की बॉडी में बनते हैं और फीमेल की बॉडी, दोनों की बॉडी में बनते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो जो एंड्रोजन्स को हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं वो सारे क्या होते हैं? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, वो भी सेम कैटेगरी में ही आते हैं। अब बात करें स्टेरॉइड्स की, तो स्टेरॉइड्स में सब में एक चीज कॉमन होगी, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये सब कोलेस्ट्रॉल से मिलके ही बने होंगे जितने भी स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स होंगे, चाहे वो सेक्स स्टेरॉइड्स है, चाहे वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, चाहे वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, वो सारे जितने भी होंगे वो सब स्टेरॉइड्स होंगे और कोलेस्ट्रॉल से सिंथेसाइज होंगे। तो इनका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा एल्डोस्टेरॉन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, कॉर्टिजोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, एंड्रोजन्स
एंड्रोजन में बेसिकली हम किसकी बात करते हैं? मेजर एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, देयर आर मेनी मोर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के। अब जो हार्मोन्स अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके एग्जांपल हैं, पहला एपिनेफ्रिन, ओके लेट्स कॉल इट एड्रेनलिन, क्योंकि हमने एड्रेनलिन बहुत बार सुना है तो हम एड्रेनलिन की बात कर लेते हैं। एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन एक ही चीज है। एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया और डोपामिन हो गया एंड थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और वो भी इसी कैटेगरी में आता है। बट एक्चुअली मैं इसको ऐसे क्लासिफाई नहीं करना चाहता। जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है हम उसको थोड़ा अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कैसे? एक कैटेगरी हम रख लेते हैं कैटेकोलमीन्स और एक में हम रख लेते हैं आयोडोथायरोनिन। कैटेकोलमीन्स एंड आयोडोथायरोनिन कुछ नहीं है। जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन की हम बात कर रहे थे वो सब कैटेकोलमीन्स है। लेकिन जो थायराइड हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन है, वो आता है आयोडोथायरोनिन में। अब बेसिकली यहां पे डोपामिन आ जाएगा, एड्रेनलिन आ जाएगा, नॉरएड्रेनलिन आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा थायरॉक्सिन। अब ये वाला क्लासिफिकेशन क्यों? हमने जो पहले किया था वो भी सही था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनको ऐसे स्प्लिट क्यों किया? सी इसका एक रीजन है, दोनों का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है। अब वो क्या है वो हम इसके बाद यहां से जस्ट आगे देखने वाले हैं। फिलहाल के लिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये हॉर्मोन्स एक्ट कैसे करते हैं। अब एक केमिस्ट्री में प्रिंसिपल होता है, वो प्रिंसिपल क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जो केमिकल्स का नेचर सेम होगा वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो सकते हैं और जिनका नेचर सेम नहीं होगा वो डिसॉल्व नहीं होंगे। अब हमारी बॉडी में हमें दो टाइप के कंपार्टमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, या कह सकते हैं दो टाइप के केमिकल्स देखने को मिलने वाले हैं जिनके थ्रू हार्मोन को मूव करना पड़ेगा। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा जो ब्लड है, हमने बात करी हार्मोन ब्लड में ट्रैवल करता है। एक बार वो बेसिक पिक्चर भी मैं आपको बना देते हैं वापस से, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि जो भी हार्मोन्स होते हैं वो कोई, ये मान लेते हैं एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन ग्लैंड का वो सेल है जो क्या करेगा? हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। तो इसने हार्मोन को प्रोड्यूस किया। अभी हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेगा, ठीक है, तो हार्मोन को हमने ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा दिया और यहां से ये अपने टारगेट सेल पे जाके एक्ट करता है। तो यहां पे वो क्या क्या एनकाउंटर करेगा? सबसे पहले जो हार्मोन है वो ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेगा एंड ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में ऑलमोस्ट 92% वाटर होता है, तो अल्टीमेटली हार्मोन को वाटर के थ्रू भी मूव करना पड़ेगा। तो हार्मोन वाटर वाले मीडियम में भी रहेगा और जब वो सेल तक पहुंचेगा तो सेल के चारों तरफ क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स मींस फैट। तो यहां पे दो टाइप के केमिकल से हमारे हार्मोन्स एनकाउंटर करेंगे। अब जो हमने कहा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो क्यों कहा? सबसे पहले अगर कोई हार्मोन पोलर है तो वो वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। कैसे? जो वाटर मॉलिक्यूल है वो होता है कुछ ऐसा। अब किसी भी मॉलिक्यूल को हम पोलर क्यों बोलते हैं? पोलर मीन्स क्या होता है? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर दो अलग अलग पोल्स बन जाए जिनका जो चार्ज का नेचर है, जहां पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसका नेचर बिल्कुल अपोजिट है, तो हम उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? पोलर। फॉर एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं कह दूं कि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दोनों हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या यहाँ पे दो पोल्स नहीं बन गए? अगर हम इसे कंसीडर करें, क्या यहाँ पे दो पोल्स नहीं बन गए? एक जगह नेगेटिव चार्ज है और एक तरफ से पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? पोलर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स हम इसे
मान सकते हैं कि पोलैरिटी के लिए ये डेफिनेशन है हमारा। तो ये वाटर जो है ये है पोलर। अब कोई और केमिकल, कोई भी केमिकल हो, अगर वो केमिकल पोलर होगा तो उसका नेचर भी कैसा होगा, वाटर के जैसा। सो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब अगर एक और पोलर मॉलिक्यूल मैंने लिया और उसको मैंने वाटर में डाला तो ये दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, मतलब ये दोनों जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा वो सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो बात हो गई हमारी पोलर मॉलिक्यूल्स की। बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। एक बार मैं स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बनाता हूं यहाँ पे, बिकॉज बेसिकली स्टेरॉइड्स क्या है, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव, एंड कोलेस्ट्रॉल वी नो इज काइंड ऑफ फैट। तो फैट का मैं एक बार कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूं यहाँ पे। इसके स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ कार्बन ही दिखने वाले हैं ऑलमोस्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। ये कोलेस्ट्रॉल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ये यहाँ पे हर एक जहां पर भी ये शार्प एजेस हैं, जो वर्टेक्स, जितनी भी वर्टिसेस दिख रही है आपको वहां पे हर जगह कार्बन है। ओके, ये होता है इसका बेसिक स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का। ये जो पर्टिकुलर, मैं यहां से वर्ड्स को हटाता हूं एक बार। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसे ही बोलते हैं स्टेरॉल रिंग या स्टेरॉल न्यूक्लियस। जितने भी यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन्स है उन सब में ये चीज कॉमन होगी, ये तो होगा ही होगा। बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये बेसिक स्ट्रक्चर इन सब के अंदर होगा ही होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम स्टेरॉइड्स। तो यहाँ पे अगर मैं कहूं तो बेसिकली हो क्या रहा है, स्टेरॉइड्स के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड मार देते हैं, ये भी एक हार्मोन में होता है, ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब क्या यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो सकती है? इन वाटर मॉलिक्यूल पोलैरिटी डेवलप क्यों हुई थी? डेवलप इसलिए हुई थी क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था हाइड्रोजन से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मतलब आप जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो आपने शेयर किया है उसको वो मॉलिक्यूल अपनी तरफ पिक करेगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब ऑक्सीजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो जो भी वो बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये शेयर कर रहे हैं इस बॉन्ड के अंदर, वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा। तभी तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस बॉन्ड की, ये जो बॉन्ड है पर्टिकुलर वो किसके साइड है, ज्यादा ऑक्सीजन की साइड है, और हाइड्रोजन रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब यहां पर अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, दोनों ही कार्बन एटम्स हैं, क्या इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस है? नहीं है। दोनों कार्बन एटम्स हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। तो यहां पे मुझे कोई पोलर सेंटर नहीं दिखेगा, मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं दिखेगा अलग अलग पोल्स पे। दैट्स व्हाई आई कॉल सच मॉलिक्यूल्स एज नॉन पोलर। तो अगर मैं कहूं कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये नॉन पोलर है तो ये गलत नहीं होगा। अब पोलर नॉन पोलर क्यों बोला? क्योंकि बेसिकली जब भी मैं किसी सॉल्वेंट की बात करूंगा तो मैं उसको वाटर के रिस्पेक्ट में, जब भी मैं सॉल्वेंट यहाँ पे पिक कर रहा हूं तो मेरा सॉल्वेंट जो होगा वो होगा वाटर, और मैं जब भी इन केमिकल्स की बात कर रहा हूं तो मैं इस रिस्पेक्ट में बात करूंगा कि वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। जो प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, दे आर पोलर। जो पेप्टाइड्स है, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन्स है, ये सब क्या है? ये सब है पोलर। दूसरे वर्ड्स में कहूं तो ये क्या है? H2O soluble या फिर water soluble, because like dissolves like। लेकिन जो स्टेरॉइड्स हैं they are non-polar, so they will be, if they are non-polar and water is polar, so will they be soluble in water? Answer is no, they will be non-water soluble। और अगर इसे हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो इसे हम हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं या फिर लाइपोफिलिक भी कह सकते हैं। मैं इसको सिंपली यहाँ पे कहता हूं नॉन वाटर सॉल्युबल, नॉन वाटर सॉल्युबल, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर लेते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स afraid of। So these molecules, because they are insoluble in water, so it seems that they are kind of afraid of water, that's why we also call them hydrophobic। ठीक है, अब ये सब बात कर ली, अब जल्दी से वहां पर आ जाते हैं ये एक्ट कैसे करेंगे, क्यों बोला हमने। सी
जब भी हार्मोन वाटर के अंदर ट्रैवल कर रहा है, हार्मोन प्रोटीनेशियस भी हो सकता है और स्टेरॉइड भी हो सकता है। अगर वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वाटर के थ्रू ट्रैवल करने, मतलब ब्लड के थ्रू ट्रैवल करने में टारगेट सेल के पास, बिकॉज मीडियम क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में वाटर है एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर, सो दे विल फाइंड नो ट्रबल, नॉट एट ऑल एनी ट्रबल टू गेट टू द टारगेट सेल थ्रू ब्लड। लेकिन अगर स्टेरॉइड होगा, स्टेरॉइड को यहां तक सिंथेसाइज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा तो ब्लड स्ट्रीम में वो किसे एनकाउंटर करेगा, ब्लड के अंदर प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा में मेजॉरिटी वाटर है। तो जो वाटर है क्या उसमें सॉल्युबल होगा, नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो हमेशा कुछ प्रोटीन से बाउंड रहते हैं, बिकॉज प्रोटीन्स आर वाटर सॉल्युबल। तो अगर हमने एक बड़ा सा प्रोटीन लिया और स्टेरॉइड हार्मोन को उस पर फंसा दिया, तो अब ये जो चीज बनी है ना, ये कॉम्प्लेक्स जो बना है प्लाज्मा प्रोटीन का और हार्मोन का, ये ट्रैवल कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं कर सकते बिकॉज दे आर नॉन वाटर सॉल्युबल। तो कहने का मतलब ये जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होंगे वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रैवल करेंगे बाउंड टू सर्टेन प्रोटीन्स, एंड दो सर्टेन प्रोटीन्स आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। व्हाट आर दे आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे और आगे हम बात भी करने वाले हैं। प्लाज्मा के अंदर एक पोर्शन होता है वाटर का और एक होता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में ग्लोबुलिन्स आ जाते हैं, एल्बुमिन आ जाता है, फाइब्रिनोजन आ जाता है, ये सब प्लाज्मा प्रोटीन है। उनमें से एक प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन। हमने पढ़ा था कि ये ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करते हैं प्लाज्मा की। तो जो ऑस्मोलैरिटी है उसे मेंटेन करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एल्बुमिन का। कैसे, वो हम आगे देखेंगे। ये था हमारा फंडामेंटल जो हमें पता होना चाहिए। इससे पहले हम जाने की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अब जितने भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे, ठीक है, यहां पे मैं ब्लड वेसल बना देता हूं। कि हार्मोन्स ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके यहां तक पहुंचे, अब इन्हें एक्ट करना है यहाँ पे सेल पे। मैं दो कंपार्टमेंट बनाता हूं, दो कंपार्टमेंट बना के एक कंपार्टमेंट में आपको दिखाऊंगा कि वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। ऊपर हम बात कर लेंगे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स की, नीचे हम बात कर लेंगे नॉन वाटर सॉल्युबल की। अब जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे वो तो इजीली ट्रैवल कर जाएंगे अकेले अकेले यहां पर, बिना प्लाज्मा प्रोटीन के। अकेले अकेले मतलब बिना प्लाज्मा प्रोटीन के। और यहां पर आकर जब वो सेल पर एक्ट करते हैं, ये रहा अपना हार्मोन, ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, यहां पर आया। अब प्रॉब्लम क्या है, सी दो तरीके एक्ट करने के, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करे थे। एक चीज तो कंफर्म है कि हार्मोन को रिसेप्टर से बाइंड करना ही पड़ेगा, उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर पे वो बाइंड करेगा और बनाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, यही जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है हार्मोन का वो प्रोड्यूस करेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है तो हार्मोन अपना एक्शन कभी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता है। तो जो हार्मोन है उसे रिसेप्टर से बाइंड करना पड़ेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं, बिकॉज हमारा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स का मिलकर बना है, फॉस्फोलिपिड्स में लिपिड्स आ रहे हैं, सो दे आर गोइंग टू बी नॉन वाटर सॉल्युबल, दे आर गोइंग टू बेसिकली लिपिड इन नेचर। तो वाटर कभी भी लिपिड को क्रॉस नहीं कर सकता, बिकॉज वाटर एंड फैट आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स कभी भी अंदर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, दोनों का नेचर ही अलग अलग है। अगर किसी केमिकल स्पीशी को सेल के अंदर ट्रैवल करना है तो उसका लिपिड के अंदर सॉल्युबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अंदर ट्रैवल नहीं कर पाएगा बिना स्पेशल मैकेनिज्म्स के। अब यहाँ पे ठीक है, हार्मोन अगर अंदर नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे सेल जो होते हैं, जो हमारे बेसिकली बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं उनके लिए रिसेप्टर बनाते हैं, और वो रिसेप्टर बनाते हैं ऐसे सरफेस पे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, कॉल देम मेम्ब्रेन बाउंड
रिसेप्टर्स। तो ये क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, और जितने भी वाटर सॉल्युबल हॉर्मोन्स हैं जो कि कभी भी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, वो यहां पर एक्ट करते हैं, वो इसको बाइंड करते हैं और यहीं से अपना एक्शन इलिसिट कर देते हैं। जबकि जो स्टेरॉइड हॉर्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स दे आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। मान लेते हैं ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन पे बाउंड होके वो ट्रैवल करते हैं ब्लड के अंदर, और जैसे ही सेल के पास पहुंचते हैं हार्मोन ऐसे रिलीज होता है और स्ट्रेट अवे सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ब्लड के अंदर हार्मोन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू दैट इन दी सेल, तो हार्मोन क्या करेगा, सीधे डिफ्यूज हो जाएगा अंदर। जो लिपिड का हमारा ये फॉस्फोलिपिड का लेयर है सेल मेम्ब्रेन में, उसमें क्योंकि लिपिड है सॉल्युबल होगा, क्रॉस कर जाएगा और अंदर चल जाएगा और डायरेक्टली अंदर जाके अपना एक्शन एलिसिट करता है। अब एक बार हम देख लेते हैं मैकेनिज्म जो है वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का। इसमें कुछ एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए। होता क्या है, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं वो अपना एक्शन बाहर से एलिसिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें कुछ मैसेंजर्स और बनाने पड़ेंगे जो सेल के अंदर जाए। सी वन थिंग इज वेरी क्लियर कि सेल के अंदर अपने पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। डीएनए पे जब ये हॉर्मोन्स एक्ट करेंगे, वहां पे क्या कराएंगे, उससे प्रोटीन बनवाएंगे। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है डीएनए के अंदर, उसका यूज करके कुछ प्रोटीन्स बनाएंगे, और वो प्रोटीन्स ही एक्चुअली एक्सप्रेशन होगा वो सेल का, which will be a physiological response in response to hormone action। अच्छा, ओके, तो ये हार्मोन यहां से बाइंड करेगा रिसेप्टर पे और अपना एक्शन इलिसिट करने के लिए इसे कुछ और मैसेंजर्स की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक रिसेप्टर का एग्जांपल बताता हूं। वो रिसेप्टर एक्चुअली ऐसा दिखता है। एक रिसेप्टर ऐसा भी होता है जिसे हम बोलते हैं 7 पास रिसेप्टर। प्रोटीन ही होता है, रिसेप्टर्स दे आर प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं 7 पास रिसेप्टर। इसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। होता क्या है, जब भी हार्मोन यहाँ पे बाइंड करता है, किसी भी रिसेप्टर के दो डोमेन होंगे। एक डोमेन होगा जो सेल के बाहर होगा, जिसे बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन, और एक डोमेन होगा अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर डोमेन। जब हार्मोन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन पे बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा। जब ये रिसेप्टर एक्टिव होगा तो अंदर ये क्या करेगा, कुछ कास्केड ऑफ रिएक्शंस करेगा, जिसकी वजह से सेकंड मैसेंजर्स बनेंगे। अब ये जो रिसेप्टर मैंने बताया है, इस रिसेप्टर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जी प्रोटीन। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जी प्रोटीन। जो जी प्रोटीन होते हैं उनकी 3 सब यूनिट होती है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गैमा। 3 सब यूनिट होती है जी प्रोटीन की, अल्फा, बीटा एंड गैमा। और जी प्रोटीन की स्पेशलिटी होती है, किससे बाउंड होता है, ये बाउंड होता है जीटीपी से। जीटीपी इज लाइक एटीपी। एटीपी वाज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी इज गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो जीटीपी सॉरी ये जीडीपी से बाइंड होता है, सॉरी जीडीपी से, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। होता क्या है, जब भी रिसेप्टर एक्टिव होता है तो जो जी प्रोटीन होता है वो इसके पास में होता है, बिल्कुल यहाँ पे आएगा, और जैसे ही इंट्रासेलुलर डोमेन को टच करता है तो इससे करंट होता है, इसको काइंड ऑफ लाइक ही गेट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से बिल्कुल चार्ज हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और अब क्या होगा, जो जीडीपी है ये जीडीपी को एक्सचेंज कर लेता है विथ जीटीपी, मतलब जीडीपी को छोड़ देगा और उसकी जगह ले लेगा जीटीपी। एक फॉस्फेट जीडीपी और जीटी में फर्क ये है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट एंड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में फर्क सिर्फ इतना है कि जीडीपी के अंदर 2 फॉस्फेट है एंड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट है। तो होगा क्या, यहां पर ये जी प्रोटीन एक्टिव हो गया जब इसके ऊपर जीटीपी लग गया। अब क्या होगा, इस फॉर्म में आती है, हम बोलते हैं जी प्रोटीन अब एक्टिव है, उसकी 3 सब यूनिट है, तो इनमें से एक सब यूनिट
ये तीनों फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, मान सकते हैं कि इनका एक फ्रेंड सर्कल है, तीनों बेस्ट फ्रेंड है, लाइक थ्री इडियट्स। उसमें से एक जो है अल्फा सब यूनिट आफ्टर गेटिंग एक्टिवेटेड और प्रमोटेड वो सब यूनिट्स को छोड़ देता है और अकेला निकल जाता है। अब ये अल्फा सब यूनिट क्या करेगा, एक एंजाइम होता है यहां पर सेल में ही जिसे हम बोलते हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज। अब कुछ नहीं होगा, अब यहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेज जो है अभी तक क्या था, सिर्फ एक रिसेप्टर एक्टिव हुआ था, उसने जी प्रोटीन को एक्टिव किया और ये सिग्नल जी प्रोटीन की एक सब यूनिट जी प्रोटीन से अलग होकर कहां जा रही है, एक पर्टिकुलर एंजाइम है जिसे हम बोल रहे हैं एडिनाइलेट साइक्लेज, वहां पर जा रही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, वो है जो एडिनाइलेट साइक्लेज है ये क्या करेगा, बिकॉज इट इज एन एंजाइम, तो ये कैटेलाइज करेगा एक रिएक्शन को, और उस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर हमारा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये कन्वर्ट हो जाएगा CAMP में, किसमें, CAMP में। CAMP इज नोन एज साइक्लिक AMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज CAMP। अब जो CAMP क्या करेगा, ये यहाँ पे कुछ और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये हमारा सेकंड मैसेंजर है। व्हाट इज इट, इट इज आवर सेकंड मैसेंजर, और ये अब जो रिएक्शन प्रोसीड कराएगा वो रिएक्शन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होंगी बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स की। हार्मोन की वजह से जो बायोलॉजिकल एक्शन आता है वो इस सेकंड मैसेंजर की वजह से यहां पर आएगा। अब बात करते हैं रिसेप्टर क्या था, इस रिसेप्टर का नाम होता है GPCR। GPCR का फुल फॉर्म है जी प्रोटीन, बिकॉज यहां पे अंदर जी प्रोटीन है, जी प्रोटीन, एंड क्योंकि ये रिसेप्टर है एंड ये किससे जुड़ा हुआ है, जी प्रोटीन से, उसका नाम क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। The receptor which is coupled or simply bound to G protein or which works in association with G protein, we call it G protein coupled receptor, GPCRs। अब यहां पर हमने जिस G protein की बात करी, G protein जो होते हैं GPCRs, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन अंदर कौन सा G protein है, अंदर कौन सा G protein है उसके बेसिस पे GPCRs भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबका काम, लेकिन जो काम करने का तरीका होता है वो एक जैसा ही होता है। हार्मोन बाइंड करेगा और वो अंदर एक्टिवेट करेंगे पर्टिकुलर जी प्रोटीन को, जिसमें जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है तो वो जीडीपी को एक्सचेंज कर लेता है जीटीपी से, और इस स्टेट में आते ही ये सुपर एक्साइटेड होता है। मतलब मान सकते हो एक तरह से प्रमोशन हो गया, तीन दोस्त थे, तीनों का प्रमोशन हो गया, एक का प्रमोशन कुछ ज्यादा अच्छे से हुआ तो दोनों की कंपनी को छोड़ के भाग गया। वो जो एक दोस्त था जो भाग गया की कंपनी को छोड़ के, वो है अल्फा सब यूनिट ऑफ जी प्रोटीन। अब अगर जी प्रोटीन, यहां पर जो जी प्रोटीन था ये था GS प्रोटीन, GS प्रोटीन, GS मींस जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन था। अगर यहीं पे GQ प्रोटीन होता तो, जो GQ प्रोटीन होता है उसके केस में जो सेकंड मैसेंजर बनता है, मैं पूरा आपको रिएक्शन नहीं बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। GQ प्रोटीन होता है तो उसका जो सेकंड मैसेंजर होता है वो होता है कैल्शियम, ये हमें याद रखना है। इन केस ऑफ GQ जो हमारा सेकंड मैसेंजर होता है वो होता है कैल्शियम, और जो एक मैसेंजर होता है वो होता है, इन केस ऑफ GS प्रोटीन जो हमारा सेकंड मैसेंजर होता है वो होता है CAMP। सो दिस इज हाउ वाटर soluble hormones act on a particular cell to bring about a biological response। इसमें और भी रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे अपने टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर्स भी होते हैं। अलग अलग हार्मोन अलग अलग रिसेप्टर का यूज करते हैं, अलग अलग वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स। यहाँ पे जो प्रोटीनेशियस हार्मोन की कैटेगरी, यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन्स आएंगे, तो हर किसी का वो कौन सा रिसेप्टर ऑक्यूपाई करेंगे इसमें वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स की कैटेगरी है वो भी अलग अलग है। अब एक बार ये भी देख लेते हैं, हमने बात करी इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं फॉर जो भी वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे, इनके लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। मैं सिर्फ दो रिसेप्टर्स की बात करूंगा, एक है GPCR जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर और एक है टायरोसिन काइनेस।
यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। जीपीसीआर के अंदर आपका ACTH आ जाएगा, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जिसके बारे में बात करेंगे, TSH आ जाएगा, CRH आ जाएगा। CRH हाइपोथैलेमस से निकलता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दैट्स इट, हमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो यहाँ पे LH और आता है, LH को भी देख सकते हैं। LH FSH भी सेम कैटेगरी में आते हैं। LH FSH उनका भी यही होता है, जीपीसीआर का यूज करते हैं। टायरोसिन काइनेस के लिए सिर्फ याद रख लेना इतना कि 3 हार्मोन्स होते हैं हमारे लेवल पर जो कि टायरोसिन काइनेस रिसेप्टर का यूज करते हैं। उसका वर्क करने का मैकेनिज्म, जो रिएक्शन है वो अलग है, इससे अलग है। तो टायरोसिन काइनेस के लिए आप एक न्यूमोनिक ले सकते हो। न्यूमोनिक क्या है? पेग। पेग में जो पी है वो बताता है प्रोलैक्टिन, जो आई है वो बताता है इंसुलिन, एंड जो जी बताता है वो है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन जो रिसेप्टर का यूज करते हैं वो होता है टायरोसिन काइनेस, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये था प्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीनेशियस हार्मोन्स के लिए, वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए। अच्छा, एक और चीज, अब नेक्स्ट हम बात करें स्टेरॉइड हार्मोन्स की। तो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सीधे सेल के अंदर स्ट्रेट अवे डिफ्यूज हो जा रहे हैं। जब ये सेल के अंदर डिफ्यूज होंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे इनके जो रिसेप्टर होते हैं, या तो रिसेप्टर होते हैं साइटोप्लाज्म में या फिर न्यूक्लियस के अंदर। नहीं, न्यूक्लियस के अंदर इनके रिसेप्टर्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते हैं। जो भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं इनके रिसेप्टर्स कहां होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब हार्मोन क्या करेगा, यहां जाएगा, इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, और जब इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो क्या बन जाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, उसके थ्रू क्या करेगा? अंदर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूक्लियस में जाएगा तो न्यूक्लियस में ये डीएनए से बाइंड करेगा। अब डीएनए में जो भी जीन्स होते हैं, जीन क्या है? दे आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए व्हिच आर प्रोग्राम्ड टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इन अ पर्टिकुलर सेल। तो सेल के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए प्रोग्राम होते हैं अलग अलग जीन्स। ये क्या है? डीएनए है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन है जिसको मैंने आपको पकड़ा, और ये जो जीन है ये पर्टिकुलर जीन ही स्पेसिफिक है जिसपे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके बाइंड करेगा, और जब ये बाइंड करेगा इस पे तो क्या होगा? हार्मोन रिस्पॉन्स या फिर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम बोल सकते हैं, वो आएगा। अभी कैसे वो एक बार देख लेते हैं। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा जीन से, उस जीन को जब एक्टिवेट करेगा तो जीन को अगर खुद को एक्सप्रेस करना है तो क्या करता है? सबसे पहले बनाता है एमआरएनए। वो एमआरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं, और वो जो प्रोटीन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एल्डोस्टेरोन की, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? वो भी स्टेरॉइड हार्मोन है, अंदर जाएगा सेल के अंदर डिफ्यूज होगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर से, इसी कास्केड का यूज करके प्रोटीन बनाएगा, और जो प्रोटीन वो बनाता है वो क्या होते हैं? वो होते हैं सिंपली वेरियस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। वो क्या बनाएगा? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स बनाएगा, और वो प्रोटीन्स क्या होंगे? मेम्ब्रेन पे जाके इम्प्लांट हो जाएंगे और वो पर्टिकुलर कुछ फंक्शन करेंगे। इन केस ऑफ एल्डोस्टेरोन हम टेलेंगे वो क्या बनाते हैं? सोडियम पोटेशियम एटीपीज। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ज्यादा इन डेप्थ नहीं, सिर्फ इतना कि जो एल्डोस्टेरोन होता है वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि मेम्ब्रेन में जाके बाइंड हो जाते हैं। सो दिस वाज हाउ दीज वाटर सॉल्युबल एंड वाटर नॉन सॉल्युबल हार्मोन्स एक्ट इन अ पर्टिकुलर सेल। अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स रह गए। अब इनको अलग क्यों क्लासिफाई किया? जो कैटेकोलामीन्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, and iodothyronins they are not water soluble, they are fat soluble. Okay, fat soluble ना बोल के हम बोल देते हैं they are non water soluble बोल देते हैं। अब non water soluble क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इनका जो एक्शन है वो किसके जैसा है? स्टेरॉइड हार्मोन के जैसा है। होता है क्या है? जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स है, कैटेकोलामीन्स, डोपामिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, इन सब के लिए कॉमन रिसेप्टर होता है जीपीसीआर। तो इन तीनों का जो वर्क करने का मैकेनिज्म होता है ये जीपीसीआर का ही यूज करते हैं अपना एक्शन एलिसिट करने के लिए। हम कह दूं कि एक कास्केड ऑफ रिएक्शन चलाने के लिए जो कि हार्मोन रिस्पॉन्स लेकर आएगा। जो आयोडोथायरोनिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, वो क्या करता है? जैसे स्टेरॉइड हार्मोन होता है सेल के अंदर डिफ्यूज होता है, ये हम बात कर लेते हैं, ये थायरॉक्सिन है, TX थायरॉक्सिन हार्मोन है।
अब थायरॉक्सिन हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहां पर होते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, स्ट्रेट अवे। जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर पर्टिकुलर जीन होता है, वो जीन जो होता है वही अपने पास रिसेप्टर एक्सप्रेस करके बैठा होता है। इस रिसेप्टर पे जैसे थायरॉक्सिन, सिर्फ थायरॉक्सिन आके बाइंड कर सकता है। अगर थायरॉक्सिन इससे बाइंड कर जाएगा तो स्ट्रेट अवे जीन को एक्टिवेट करके एमआरएनए बना के प्रोटीन लगा देगा सेल पे, और अपना जो भी पर्टिकुलर हार्मोन एक्शन था थायरॉक्सिन की वजह से वो आ जाएगा। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि उनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। इफ दे आर प्रोटीनेशियस देन दे विल बी वाटर सॉल्युबल, and if they are steroidal in nature then their action will be just like a chemical which will be non water soluble and it will diffuse straight away in the cell. In contrast to it, जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होंगे वो सेल के अंदर स्ट्रेट अवे डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे, तो उनका जो रिसेप्टर होगा वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा और सेकेंड मैसेंजर का यूज करके वो पर्टिकुलर डीएनए को एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से उनका बायोकेमिकल रिएक्शन आएगा। स्टेरॉइड हार्मोन्स स्ट्रेट अवे सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। वो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जाके एक्ट करता है डीएनए के ऊपर और वहां से वो एक्सप्रेस करवाता है इंफॉर्मेशन। बात करिए अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स की, जिसमें कैटेकोलामीन्स आते हैं। कैटेकोलामीन्स वर्क इन द सेम फैशन एज एनी वाटर सॉल्युबल हार्मोन विल वर्क एंड दे यूटिलाइज जीपीसीआर फॉर दैट। इन कंट्रास्ट टू इट, थायरॉक्सिन हार्मोन्स दे डिफ्यूज इनटू द सेल फ्रीली and bind to nuclear receptors and bring about their biological response. तो इवन एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि which among the following hormone has nuclear receptors? तो ऑप्शन में आपको पहला दे देंगे कॉर्टिजोल, एस्ट्रोजन दे दिया दूसरा, उसके बाद आपको कोई भी एक प्रोटीनेशियस हार्मोन दे देंगे, फॉर एग्जांपल एड्रेनालिन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया थायरॉक्सिन। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मोस्ट स्टूडेंट्स फंस जाएंगे, क्योंकि जो भी स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन्स होंगे वो तो सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं, बट रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में होते हैं। सिर्फ थायरॉक्सिन ऐसा है जिसका रिसेप्टर न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो यहाँ पे उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। सेकेंड मैसेंजर के ऊपर एक बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम के अंदर। वो क्वेश्चन क्या था कि 4 ऑप्शन दिए थे, पूछा था कि इनमें से कौन सा सेकेंड मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता है। पहला ऑप्शन था CAMP, जो कि सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। दूसरा था कैल्शियम, वो भी सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। एक ऑप्शन था सोडियम का, चौथा ऑप्शन आई डोंट रिमेंबर, एक ऑप्शन था सोडियम कभी भी जो सेकंड मैसेंजर है उसकी तरह एक्ट नहीं करता है। सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट कभी भी सोडियम नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एक बात और, आप हमारा इंस्टाग्राम पे पेज भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां हर दिन जो भी लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे।